हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर किस भारतीय को स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो मात्र 21 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और दोस्तों, जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो ये जो PDF है वो आपके ईमेल पर पहुँच जाती है। तो फिर आप ईमेल पर जाकर के इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़कीर आलमगीर की मृत्यु कोविड-19 की जटिलताओं के कारण हुई है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गायन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा 2008 GO20 क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ कांत ने। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सरकार निम्नलिखित में से किसके विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव द्वारा बैंक विदेश सोल इक्विटास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी के गरियाली। अगला क्वेश्चन है, केजरीवाल सरकार ने कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दिल्ली के कितने बहादुरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 परिवारों को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दिसंबर 2021 तक 35 नए भूकंपीय वेधशालाओं को चालू करने का निर्णय लिया है जिससे इनकी संख्या 150 हो गई है। अतिरिक्त 100 नई वेधशालाएं किस वर्ष तक स्थापित की जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की गोबर्धन योजना से बुंदेलखंड के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 जिलों में। केंद्र सरकार की गोबर्धन योजना से बुंदेलखंड के 4 जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। योजना में उन गांवों को शामिल किया जाएगा जहां गौशालाएं व पशुओं की आबादी अधिक है। गोबर्धन योजना से प्रदेश के 36 जिलों में गोबर गैस प्लांट की स्थापना पूरी की जानी है। इनमें बुंदेलखंड के 4 जिले कौन कौन से जिले हैं? तो बांदा है, झांसी, ललितपुर व जालौन को शामिल किया गया है। गोबर गैस से पैदा होने वाली बिजली व गैस को सरकारी विभागों व प्रतिष्ठानों को बेचा जा सकता है। अब दोस्तों, जो केंद्र सरकार की योजना है गोबर्धन योजना, इसके तहत अगर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 36 जिलों में गोबर गैस प्लांट की स्थापना जो है वो पूरी की जानी है। और बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड के 4 जिलों में ये जो प्लांट है वो लगाया जाएगा। अब वो जिले कौन कौन से हैं बुंदेलखंड के? तो ये बांदा है, झांसी है, ललितपुर और जालौन को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग ने
निम्नलिखित में से किसके साथ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक्लाउड के लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सैपियो एनालिटिक्स। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग ने सरकारी सलाहकार फर्म सैपियो एनालिटिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य के 20,000 एमएसएमई को 72 करोड़ रुपए मूल्य वाली ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक्लाउड के लाइसेंस प्रदान करेगा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस उन एमएसएमई को मुफ्त प्रदान किए जाएंगे जो पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग ने जो सरकारी सलाहकार फर्म है सैपियो एनालिटिक्स उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो सैपियो एनालिटिक्स है ये राज्य के 20,000 एमएसएमई को 72 करोड़ रुपए मूल्य वाली ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक्लाउड के लाइसेंस प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री के साथ यूपी में जमीन की सबसे बड़ी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड बना। इसमें कितने रुपए स्टाम्प शुल्क दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 96 करोड़ रुपए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री के साथ प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी एक मुश्त जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री पर 96 करोड़ रुपए के स्टाम्प शुल्क दिया गया। जमीन की रजिस्ट्री में सबसे अधिक स्टाम्प शुल्क मिलने का रिकॉर्ड भी गौतम बुद्ध नगर के नाम पर दर्ज है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो पूरा हुआ है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बना है कि प्रदेश में पहली बार इतनी एक मुश्त जमीन की जो है रजिस्ट्री की गई है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नियाल का गठन किया था। किसका? नियाल का। अब ये नियाल क्या है? तो नियाल जो है ये नोएडा इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, इसको नियाल कहते हैं। अब दोस्तों जो नागरिक उड्डयन विभाग है उसने जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था तो उस पूरी ज़मीन को नियाल के नाम पर जो है रजिस्ट्री कर दी गई। और इसी के तहत जो है ये जो रिकॉर्ड बना है वो इसी वजह से बना है क्योंकि एक साथ जो है अभी तक उत्तर प्रदेश में इतनी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है। लेकिन ये जो ज़मीन है पूरी ज़मीन की एक ही दिन जो है नियाल के नाम पर रजिस्ट्री की गई। और कितनी ज़मीन की गई? तो 1334 हेक्टेयर ज़मीन की जो है एक ही दिन नियाल के नाम पर रजिस्ट्री की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रिया मलिक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं प्रिया मलिक। भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रिया मलिक हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की जो महिला रेसलर हैं प्रिया मलिक, इन्होंने जो हंगरी में आयोजित थी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो प्रिया मलिक हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो हरियाणा के जिंद की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने इसकी जानकारी दी। ओडिशा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर ओडिशा की बात है तो ओडिशा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है 21। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को
विश्व धरोहर में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामप्पा मंदिर। तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इतिहास के अनुसार काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में करवाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तेलंगाना में जो स्थित मंदिर है रामप्पा मंदिर यानी काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर, इसको यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। और ये जो रामप्पा मंदिर है इसका निर्माण काकतीय वंश के राजा ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो एक वर्ड है यूनेस्को, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक साल 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। यह दिन कारगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सारा देश इस दिवस पर युद्ध में जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए उन सैकड़ों सैनिकों को याद किया जाता है जिनकी बदौलत हमारी सीमा और देश की सुरक्षा हो सकी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर वर्ष 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कारगिल युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध है वो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ था। और ये जो युद्ध है वो लगभग 60 दिनों तक चला था। कब तक चला था? तो ध्यान रखना है 60 दिनों तक ये जो युद्ध है वो चला था। और इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो किसकी जीत हुई थी? तो हमारा देश भारत जो है इस युद्ध में विजयी हुआ था। कौन सा देश? भारत इसमें विजयी हुआ था कारगिल युद्ध में। अब दोस्तों हर साल 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए क्योंकि 26 जुलाई के दिन ही कारगिल युद्ध का अंत हुआ था। इसी वजह से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2021 को नदी को जानो ऐप लॉन्च किया। ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। यह पहल पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए शोध का एक हिस्सा है। यह ऐप नदियों के भौगोलिक, स्थानीय जल स्तर और प्रदूषण के स्तर को एकत्र करेगा। भारत का कोई भी छात्र जानकारी अपलोड इस पर कर सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नदी को जानो जो ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस ऐप का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर यह घोषणा किया। BS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 30 नवंबर 2012 को कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और साल 2014 में येदियुरप्पा फिर भाजपा में शामिल हो गए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सोहरा वन रोपण परियोजना शुरू की है। यह परियोजना असम राइफल्स और किस राज्य की संयुक्त पहल है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। यानी ये जो परियोजना है ये असम राइफल्स और मेघालय की संयुक्त पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को पूर्वी खासी हिल्स में 20,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन की गई एक जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। सोहरा वन रोपण परियोजना असम राइफल्स और मेघालय सरकार की एक संयुक्त पहल है। उद्यम के हिस्से के रूप में फ्यूल वुड वृक्ष लगाए जाएंगे, नर्सरी स्थापित की जाएगी और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया और वो जल आपूर्ति परियोजना कौन सी है, तो सोहरा वन रोपण ये परियोजना है। और ये जो परियोजना है ये असम राइफल्स और मेघालय सरकार की एक संयुक्त पहल है। और इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत फ्यूल वुड वृक्ष लगाए जाएंगी, नर्सरी स्थापित की जाएंगी और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे 27 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, नोएडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई गई। इसका ऑप्शन नंबर ए है रांची, बी है ग्रेटर नोएडा, बी है पुणे और सी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।